तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे बिहार की सियासत की, जहां सियासी पारा तेजी से चढ़ रहा है। इस बीच एनडीए ने एक बार फिर विपक्ष पर बढ़त बना ली है। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में जहां सब कुछ तय हो चुका है, वहीं महागठबंधन में अभी भी खींचतान और नाराजगी का दौर जारी है। बीजेपी और जेडीयू चुनाव मैदान में बराबर की साझेदारी बनकर उभर रही हैं, यानी कि दोनों को 101 सीटें मिली हैं, जबकि लोजपा रामविलास को 29 सीटें, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों के साथ में पार्टियों को बराबर की हिस्सेदारी मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में तस्वीर अभी भी धुंधली है। दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी है, सहमति नहीं बन पाई है और इसी सियासी समीकरण और बयानबाजी के बीच चुनावी मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। बिहार चुनाव के मैदान में एनडीए ने रणनीतिक बढ़त बनाते हुए गठबंधन में सीटों का बंटवारा कर दिया है। एनडीए ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक भाजपा और जदयू 101 सीटों पर, जबकि लोजपा रामविलास 29 सीट और जीतन राम मांझी और कुशवाहा की पार्टी 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। तकरार इस कदर बढ़ गई है कि अब राजद नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, जहां उनकी राहुल गांधी से मुलाकात तय मानी जा रही है। पटना में लगातार बैठकों के बावजूद बात नहीं बन पा रही, पर तेजस्वी ने दावा किया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को लेकर सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। राजद कांग्रेस को 50 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, जबकि कांग्रेस अपने पुराने जनाधार और सिटिंग सीटों के आधार पर अधिक हिस्सेदारी चाहती है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की नजर कांग्रेस की कुछ मौजूदा सीटों पर भी है, जिससे दोनों दलों के बीच तनातनी बढ़ गई है। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है, लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। महागठबंधन में लेफ्ट दलों के साथ भी समीकरण मुश्किल में दिख रहा है। वहीं वीआईपी नेता मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं। उन्होंने फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर जारी की, जिसमें महागठबंधन का कहीं कोई भी जिक्र नहीं है, जबकि इसी तरह की एक पोस्ट सहनी ने 3 दिन पहले जारी की थी, जिसमें महागठबंधन सरकार का जिक्र किया गया था। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है, तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है, तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने एक बड़ा ऐलान करते हुए राज्य की 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। पार्टी ने 32 प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है। एआईएमआईएम के इस कदम से विपक्षी महागठबंधन, खासकर आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन चुनावी तारीख नजदीक आने के बावजूद महागठबंधन में सीटों का समीकरण अब तक अधर में लटका हुआ है। पटना से मधुरेश नारायण के साथ शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बिहार में सियासत गर्म है और इस पूरी सियासत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 साथी संवाददाता मौजूद हैं। नई दिल्ली से हमारे साथ राजेश राज जुड़े हुए हैं और कुमार आलोक हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। राजेश, पहले आपके पास आते हैं और समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोनों गठबंधन, एक ने तो स्थिति साफ कर दी, दूसरे में अभी जिसको कहते हैं कि पेशानी पर बल पड़े हुए हैं और माथापच्ची चल रही है, किसी तरह से मान मनोबल का दौर जारी है। इन दोनों के विषय में बताएं, क्योंकि बीजेपी ने अगर सीधे तौर पर देखा जाए या एनडीए ने कहा जाए तो लीड ले ली है। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा कि एनडीए ने अभी सीटों के ऐलान में लीड ले ली है और 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू चुनाव मैदान में होंगे। 29 सीटें चिराग पासवान को और 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को मिली है। और इसके साथ ही ट्वीट करके जो है वो सूचना दी गई है एनडीए के नेताओं के द्वारा कि सब कुछ गठबंधन में ठीक ठाक है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है निखिल, वो कि नीतीश कुमार अब बिग बॉस नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों जुड़वा भाई बन गए हैं। दोनों समान रूप से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 16 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव मैदान में थे। लेकिन अगर विधानसभा चुनाव के सीटों का अगर जिक्र करें तो हमेशा
एक ही सीट अगर अधिक हो, लेकिन जनता दल यू एक सीट अधिक चुनाव लड़ती रही है। 2010 का अगर हम जिक्र करें तो 2010 के विधानसभा चुनाव में भी 122 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और 102 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, लेकिन बीजेपी का स्ट्राइक रेट तब भी ज़्यादा था, 102 में 91। हालांकि 122 में 115 सीटें जेडीयू को जीतने में कामयाबी हाथ लगी थी और ये सिलसिला लगातार जारी रहा कि बीजेपी और जेडीयू के बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी और विधानसभा चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में होते थे, लेकिन अब दोनों समान रूप से समान सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रही बात महागठबंधन की, तो महागठबंधन में सब कुछ साफ नहीं है, लेकिन ये जैसा मुकेश सहनी ने कहा कि दिल्ली में डॉक्टर हैं और उपचार हो जाएगा, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि दिल्ली में बैठकर ये राहुल गांधी एंड कंपनी के साथ बैठकर ये सब कुछ तय करेंगे। लेकिन कल का दिन आरजेडी के लिए बहुत क्रुशियल होने वाला है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में हो रही है और इसके लिए ये तमाम लोग जो हैं दिल्ली आए हैं। तमाम तरह की एक्सरसाइजें हो रही हैं कि कोर्ट में क्या जवाब दिया जाए, कोर्ट में कैसे फेस किया जाए। तो कल का दिन सुबह का जो सत्र होगा वो आरजेडी के लिए क्रुशियल होगा। अगर सुबह के सत्र में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सेकेंड हाफ में टिकटों के बंटवारे के लिए ये बैठेंगे, लेकिन अगर कोर्ट में कुछ अगर फैसले जो हैं अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उसका कहीं ना कहीं जी बिल्कुल। तो कल का दिन क्रूशियल होने जा रहा है राजनीतिक लिहाज से भी, और अदालत में किस तरह से उनके लिए ये दिन रहता है ये भी देखने की बात होगी। फिलहाल कुमार आलोक, इसका अगर मैं रिएक्शन आपका देखना जानना समझना चाहूँ, बिहार में जो एनडीए का सीट बंटवारा बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल साफ गोई से हो गया है, और उसके साथ ही साथ अभी भी महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है, कैसे देख रही जनता? क्या कुछ कह रहे हैं टिकटार्थी, कैसे कैसे वहां पर इसका मैसेज गया है? देखिए, आपने जो कहा कि एनडीए में जिस तरीके से सम्मानजनक सीटों का बंटवारा हुआ है, तो अगर कहें कि मानसिक जो जीत होती है वो दोनों गठबंधन में से कहा जाए तो ये एनडीए ने को मानसिक जीत हुई है और महागठबंधन में अभी भी जीत जारी है। और खासकर हम कहें कि कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है और वहाँ पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, ये सब मिलकर के एक कांग्रेस के अंदर जो जिस तरीके से आरजेडी और महागठबंधन के लोग कांग्रेस को 50 से नीचे रखना चाहते हैं, जबकि 70 सीटों पर चुनाव पिछली बार वो लड़े थे कांग्रेस, लेकिन उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा था, स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब रहा था। तो इस बार यहाँ पर जब कांग्रेस को 50 से कम सीटें देने की बात की जा रही है तो कांग्रेस के अंदर असंतोष है और कांग्रेस अभी भी चाहती है कि उसे 60 से अधिक सीटें मिले। दूसरी तरफ वीआईपी की पार्टी के जो मुकेश सहनी हैं, मुकेश सहनी का भी दावा है कि उनको भी 30 से लेकर 40 सीटें दी जाए, लेकिन वहां भी मुकेश सहनी के लिए भी गठबंधन के अंदर ही काफी लोग आपस में जो तालमेल है वो नहीं बैठ पा रहा है। दूसरी तरफ सीपीआई एमएल के जो दीपांकर भट्टाचार्य है, महासचिव हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुकेश सहनी को सम्मानजनक सीटें दिए जाना चाहिए। और इस बयान के बाद सीपीआई और सीपीएम, यानी कि वाम एकता की कभी बात होती थी तो सीपीआई और सीपीएम के जो नेता हैं वो काफी नाराज हैं, क्योंकि सीपीआई और सीपीएम को भी उनके द्वारा मांगे सीट के अनुसार उन्हें सीट नहीं दिया जा रहा है। तो महागठबंधन के अंदर एक चाओस है अभी, और उसको कैसे निपटते हैं महागठबंधन के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, इसको कैसे निपटते हैं वो देखने वाली बात होगी। और कभी जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई होनी है कल, और जिसमें 25 अक्टूबर को यह फैसला सुरक्षित रखा था न्यायालय ने, और कल इस पर फैसला आएगा और फैसला क्या होगा ये भी अपने आप में एक राजनीतिक महत्व की बात होगी। तो दूसरी ओर अगर हम अन्य दलों की बात करें महागठबंधन में, तो अभी भी एक सामंजस्य की जो बात होनी चाहिए वो दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। और तीसरी बात जो है कि अभी आज घोषणा होने वाला था महागठबंधन को सीटों को लेकर के, अब कल की बात की गई थी और अब बताया जा रहा था कि ये 15 तारीख तक। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, एआईएमआईएम ने भी सीटों की घोषणा की है, चुनाव की घोषणा की, इसको कैसे देखते हैं? कितना बड़ा डेंट के तौर पर आप इसको देख रहे हैं महागठबंधन के लिए? देखिए, मैं यहाँ 2.5 महीने से हूँ और ग्राउंड में घूमता हूँ, और खासकर जब मैं अल्पसंख्यक लोगों के मोहल्ले में मैं गया या उनके लोगों से हमने बात की,
तो खासकर जो यंग जनरेशन है, तो यंग जनरेशन ने कुछ ऐसे कहते हुए मिले हमको कि हम महागठबंधन के साथ ओवैसी की पार्टी गठबंधन करना चाहती थी और मात्र 6 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और जो महागठबंधन के लोग हैं उनको भाव नहीं दिया और इसी का परिणाम रहा कि आज ओवैसी की पार्टी ने 100 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी को बहुत ही हल्के तरीके से लिया गया था, लेकिन खासकर सीमांचल के इलाकों में जबरदस्त परफॉर्मेंस किया और पहली बार तो दूसरी बार ये लड़ रहे थे, 2015 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार उन्होंने 5 सीटें जीती और कम से कम 15 सीटों पर महागठबंधन को बुरी तरीके से परेशान किया और महागठबंधन 15 सीटों पर हारी सिर्फ और सिर्फ ओवैसी के कारण। तो ओवैसी को ये मना नहीं पाया, क्योंकि ओवैसी को साथ लाने में ये भी हो सकता है कि जो एमवाई के चैंपियन है आरजेडी, उनके लिए डेंट हो सकता था कि अगर हमने ओवैसी को स्पेस दिया बिहार में तो ये हमारा एमवाई जो समीकरण सदियों से चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है, उस पर डेंट लगेगा। तो शायद इसी को लेकर के ओवैसी ने 100 सीटों की घोषणा किया। और एक चर्चा ये भी चल रही है कि तेज प्रताप यादव की पार्टी यानी लालू यादव के दूसरे जो सुपुत्र हैं, पहले बड़े पुत्र हैं, उन्होंने जनशक्ति दल बनाया है, तो जनशक्ति दल के साथ भी ओवैसी गठबंधन कर सकते हैं। ये एक आपने अच्छा समीकरण बताया है। अगर इस तरह से होता है तो जाहिर तौर पर राजेश आपसे समझना चाहेंगे, एक तो इस पर भी आप बताइएगा कि अगर लालू यादव के दूसरे सुपुत्र AIMIM के साथ चले जाते हैं, हालांकि अभी ये इफ्स एंड बट्स है, लेकिन जिस तरह से चुनावों में लगातार समीकरण बदलते हैं इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरे दिल्ली से आप क्या जानकारी देंगे, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में किस तरह से, क्योंकि दोनों लोगों के बीच में मैक्सिमम सीट गेन को लेकर के एक कहीं ना कहीं कवायद चल रही है और यही वजह है कि जो तमाम अभी तक जो अभी तक बंटवारा नहीं हो पाया उसके बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी खींचतान है। ऐसा नहीं है कि उनके बीच में सब कुछ ठीक है। देखिए निखिल, जो मेरे सूत्र बताते हैं, जो होटल ताज पटना में डीडी का कॉन्क्लेव हुआ था वहां मैं मौजूद था और वहां पर कॉन्क्लेव से एक दिन पूर्व अखिलेश प्रसाद सिंह जो बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं वो आए थे। जब हमने उनसे बातचीत करी थी तो उन्होंने कहा था कि 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लेकिन 70 सीटों पर इस बार कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि हमारे साथ मुकेश सहनी भी जुड़ गए हैं, लिहाजा कांग्रेस की कुछ सीटें कटेंगी और आरजेडी की कुछ सीटें कटेंगी और हम दोनों मिलकर एकोमोडेट करेंगे मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी से भी जब हमने ये सवाल पूछा और मुकेश सहनी ने हमारे कॉन्क्लेव में ऑन द रिकॉर्ड भी ये कहा कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों अपने अपने कोटे की कुछ एक सीटें देकर हमें एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब वो संख्या क्या होगी ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने 60 सीटें मांगी थी, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि आरजेडी ने उन्हें 18 सीटों की पेशकश की है और डिप्टी सीएम पद का राग लगातार मुकेश सहनी अलाप रहे हैं तकरीबन कई महीनों से। खास करके लोकसभा चुनाव में जब वो लगातार हेलीकॉप्टर में तेजस्वी यादव के साथ जब घूम रहे थे उस वक्त से वो लगातार कह रहे थे कि मुझे डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। तो अब आरजेडी के लिए ये दुविधा की स्थिति ये है कि अगर वो मुकेश सहनी के लिए डिप्टी सीएम का पद का ऐलान करते हैं तो कांग्रेस हर हाल में कहेगी कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और हमारा भी एक डिप्टी सीएम होगा। चुनाव के बाद की परिस्थितियां कुछ और हो सकती है, सरकार बनने की स्थिति में परिस्थिति कुछ और बनेगी और सरकार नहीं बनने की स्थिति में परिस्थितियां कुछ और बन सकती हैं। लेकिन अभी जो तत्कालिक स्थिति है कि 50 से 55 सीटों पर कांग्रेस को लड़ाने की तैयारी चल रही है। अगर मुकेश सहनी 18 सीटों पर मान जाते हैं तो अगर उसकी संख्या अगर ज्यादा बढ़ती है, अगर बार्गेनिंग कैपेसिटी मुकेश सहनी ज्यादा बढ़ाते हैं तो थोड़ी दुविधा की स्थिति होगी। लेकिन एनडीए में अब मुकेश सहनी की चूंकि दरवाजे बंद हो चुके हैं, सीटों का बंटवारा हो चुका है, ऐलान हो चुका है, ऐसे में मुझे लगता है कि मुकेश सहनी के लिए अब बहुत ज्यादा बार्गेन कर पाना आसान नहीं होगा और वो जहां हैं उनको वहां रहने की बाध्यता होगी। शायद यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी थोड़ा निश्चित नजर आ रहे होंगे एनडीए के सीटों के ऐलान से। ठीक, राजेश ने अच्छा आपने इसका विवरण पूरा दिया है। देखने की बात है कि किस करवट उठ बैठता है, क्योंकि एनडीए जैसा कि आप दोनों लोग कह रहे हैं कि जाहिर तौर पर एक लीड तो बना ही ली है कम से कम उम्मीदवारों के नामों को तय करने के लिए, सीट बंटवारा तय करने के लिए। अब देखने की बात होगी टिकटार्थियों का प्रेशर दोनों की तरफ से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक और राजेश राज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।